कैसे एक लड़के ने 12,000 करोड़ की कंपनी बना दी मार्केट से बिना कोई फंडिंग उठाए। उसने नाइकी, पूमा और एडिडास को भी बीट कर लिया और इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट कर कैसे वो बना इंडिया के फुटवेयर मार्केट का किंग। चलिए जानते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडी जहां एक मिडिल क्लास आम आदमी के बच्चे ने मिडिल क्लास लोगों को जूते बेचकर 12,000 करोड़ रुपए कमा लिए। तो हम बात कर रहे हैं ब्रांड कैंपस की। कैंपस एक ऐसा ब्रांड है जिसके जूते आपने डेफिनेटली खरीदे होंगे, और अगर आपने नहीं खरीदे तो आपने किसको देखा जरूर होगा जो कैंपस के जूते पहनता है। कैंपस ने पूरे इंडिया के अंदर डोमिनेट किया है और आज कैंपस के 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया और 35 बिजनेस यूनिट्स है। और इसके साथ साथ उनके ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो वो अभी लीडर चल रहे हैं सारे ऑनलाइन मार्केट्स में, और कैंपस का सेल्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता था कि इनके फाउंडर हरिकिशन अग्रवाल जी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और इनकी स्टोरी हर कोई आम आदमी की तरह है। इसके अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, इनके बिजनेस को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किया बाउंस बैक। तो इस बिजनेस के स्टडी के अंदर हम यही जानेंगे तो कैसे हरिकिशन अग्रवाल जी से सीखकर आप भी आपके बिजनेस के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर आप भी आपकी नई कंपनी खड़ी कर सकते हो और वो कंपनी को स्क्रैच से 12,000 करोड़ तक बड़ी कर सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनकी बिजनेस साइड का, उनकी बिजनेस थिंकिंग का, कि कैसे उनके पास्ट में हुए इवेंट्स की वजह से उनका फ्यूचर इतना बेहतरीन था, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आपके बिजनेस के अंदर वो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो कि कैसे आपको सोचना चाहिए एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। तो कैंपस ब्रांड और फुटवेयर इंडस्ट्री के ऐसे की इनसाइट्स दूंगा आपको जो आज तक किसी ने नहीं दिए, और वो इनसाइट्स आपके बिजनेस के अंदर जरूर काम आने वाले हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी कैंपस की बिजनेस केस स्टडी। तो कैंपस ब्रांड की बात की जाए तो ये 12,000 करोड़ का एक ब्रांड है जो आज इंडियन फुटवेयर के अंदर मार्केट लीडर है। लेकिन कैंपस की केस स्टडी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा इनके फाउंडर हरिकिशन अग्रवाल जी को। तो हरिकिशन अग्रवाल जी एक आम मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे और 1950s के अंदर उनके फैमिली पर बहुत ज्यादा संकट आ गया था जब हरिकिशन अग्रवाल जी बहुत ज्यादा छोटे थे। मतलब उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनकी फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था हरिकिशन अग्रवाल जी पे कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन हरिकिशन अग्रवाल जी को पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था, तो इस वजह से उन्होंने स्कूल जाना तो बंद नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो पैसे कमाने के लिए मार्केट चले जाते थे और अलग अलग चीजें खरीद कर लोगों को बेचना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। और इतनी छोटी उम्र के अंदर ही उन्होंने सेल्स करने की कला को सीख लिया था। उनकी सेलिंग स्किल्स इतनी बेहतरीन थी कि वो कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकते थे। तो 18 साल की उम्र से ही उन्होंने अलग अलग बिजनेस शुरू कर दिए, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया था कि मुझे लाइफ के अंदर सिर्फ बिजनेस करना है और एक बड़ा आदमी बनना है, और जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस थी सब कुछ हटा देनी है और अपने परिवार को एक बेहतरीन लाइफ देनी है। ये पर्पस के साथ उन्होंने नए नए बिजनेस शुरू करे, और सबसे पहला बिजनेस जो था वो ट्रेडिंग का था। ट्रेडिंग के अंदर वो बल्क में परचेस करते थे गुड्स और फिर उसको लोकल मार्केट के अंदर बेच देते थे। उनकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे ये बिजनेस के अंदर। लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस से वो ज्यादा बड़े नहीं हो सकते और ये बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा मार्जिन भी नहीं है। उनको आइडेंटिफाई हुआ कि असली मार्जिन तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है। इसके लिए वो ढूंढने लग गए कि वो कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और वो अलग अलग बिजनेस को स्टडी करने लग गए। तो देखो, अगर आपको भी नया बिजनेस करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बिजनेस स्टडी करना है, आपको अलग अलग बिजनेस स्टडी करना है। हरिकिशन अग्रवाल जी ने भी वही किया, और फिर उन्होंने ढूंढा कि कौन से बिजनेस के अंदर गैप है, और फिर उनको गैप नजर आया इंडियन फुटवेयर बिजनेस के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं 1980s की, जहां इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री मोस्टली दो तरीके की थी। एक तो बहुत ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट था, बहुत ज्यादा प्रीमियम जूते बनाए जाते थे और ये जूते बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे, और दूसरे जूते ऐसे थे जो बहुत सस्ते थे लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो हरिकिशन अग्रवाल जी ने यह आइडेंटिफाई किया कि अगर वो एक ऐसा ब्रांड बनाए जहां वो जूते अफोर्डेबल रेट पे ही रखे लेकिन वो प्रीमियम फीचर्स दे सके, तो
उनका ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और मास के लिए एक एस्पिरेशनल ब्रांड हो सकता है जहां हर कोई पर्सन उनका ब्रांड ही खरीदना चाहे। तो ये थिंकिंग से उन्होंने 1983 के अंदर एक्शन कंपनी की स्थापना करी और फाउंडेशन स्टोन रखा। तो एक्शन कंपनी ने धीरे धीरे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतरना शुरू कर रहे थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ा। और सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल लगता था। अब हरिकिशन अग्रवाल जी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सबको पता था कि इनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा था। तो उन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी आज तक की सब कुछ वो बिजनेस के अंदर डाल दी और उसके साथ साथ अपने रिलेटिव्स, फैमिलीज, जो भी पर्सन उनके क्लोज थे उन सबसे उन्होंने लोन लिया और बैंक से भी लोन लिया। सब कुछ पैसा डालकर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने का तय किया। तो अब उन्होंने फाइनेंस तो मैनेज कर लिया था, लेकिन जब वो आइडेंटिफाई करे कि क्या होती है बिजनेस प्रोसेस, तो उनको पता चला कि शू मैन्युफैक्चरिंग काफी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गया है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई मार्केट के अंदर। लेकिन नई टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा पैसे डिमांड कर रही थी, जितने पैसे हरिकिशन अग्रवाल जी के पास नहीं थे। तो उन्होंने एक सस्ता तरीका ढूंढा, उन्होंने पुरानी मशीनरीज ली और पुरानी टेक्नोलॉजी से फुट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर उतरे। अब पुरानी टेक्नोलॉजी का यही दिक्कत था कि वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव थी, बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी, इस वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो था इनका बहुत ज्यादा आ रहा था। तो इनका जो सपना था कि एक अफोर्डेबल ब्रांड बनाना है जिसमें प्रीमियम फीचर्स देने हैं, ये पूरा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया और देखा कि अगर ये अनस्किल्ड लेबर ले तो इनका कॉस्ट ऑफ मेकिंग थोड़ा कम आ जाएगा। तो इनके पास जो लेबर्स थे इनके एरिया के अराउंड, इन लोगों ने उनको स्किल करना शुरू किया और फिर उनके थ्रू ही जूते बनाने शुरू कर दिए। तो देखो अब इन्होंने जूते मैन्युफैक्चर तो कर दिए थे, लेकिन अब इनको दूसरी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा, वो था डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हरिकिशन अग्रवाल जी जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स की स्किल सीख ली थी, अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना उनके लिए उतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो उनके पास बहुत बेहतरीन थी। तो हरिकिशन अग्रवाल जी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज कर एक स्ट्रॉन्ग रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, जिस वजह से वो हर घर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब तीसरी दिक्कत का सामना उनको ऐसा करना पड़ा कि उन्होंने गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर लिए थे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी लगा लिया था, लेकिन अब सेल्स करने की बारी आ रही थी। तो सेल्स करने के लिए उनका ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी था और इसलिए उन्होंने मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करी। उस जमाने में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे कि कम बजट के अंदर कौन सी ऐसी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स है जो वो यूज कर सकते हैं जिससे वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो भी जितनी भी उनकी दुकानें हैं सब मार्केट यार्ड के अंदर है, और जो भी शॉपिंग करने आते थे उन जमाने सब मार्केट यार्ड के अंदर आते थे। तो वो मार्केट यार्ड के अंदर उन्होंने अलग अलग बैनर्स लगाने शुरू करे और जो वहां फिजिकल कस्टमर था उनको ग्रैब करना शुरू कर लिया। दूसरा उन्होंने टेक्निक लगाया कि उन जमाने टीवी के एड्स बहुत ज्यादा महंगे होते थे, लेकिन न्यूज़पेपर और रेडियो के एड्स कंपैरेटिवली सस्ते होते थे। तो उन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया न्यूज़पेपर और रेडियो के अंदर, और हर घर तक ऐसे भी न्यूज़पेपर और रेडियो जा ही रहा था। इस वजह से उनको बेनिफिट हुआ कि वो हर घर के अंदर पहुंच सके और उनका बिजनेस का ब्रांड अच्छा चलने लग गया। इस वजह से लोगों ने उनका ब्रांड खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उनको चौथी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा कि लोग पहली बार तो उनका ब्रांड खरीद रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके ब्रांड से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे और रिटेंशन रेशियो उनका बहुत ज्यादा कम था। रिटेंशन रेशियो वो होता है जो एक बार आपका कस्टमर बन जाए दूसरी बार भी क्या वो आपका कस्टमर बन रहा है या नहीं, उस रेशियो को रिटेंशन रेशियो कहते हैं। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर भी आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि आपके बिजनेस का क्या है रिटेंशन रेशियो, कितने रिपीट कस्टमर्स आप ला पा रहे हो आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि ये रिपीट कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। और कहीं कल जाकर आपका बिजनेस अच्छा नहीं भी कर रहा है तो ये लॉयल कस्टमर्स आपसे कहीं जाने वाले नहीं है। तो जब उनको ये आइडेंटिफाई हुआ कि रिटेंशन रेशियो कम है, तो फिर उन्होंने ये जानना चाहा कि क्यों मेरा रिटेंशन रेशियो कम है, और ये जानने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया। स्ट्रैटेजीज लगाई कि कैसे वो पता कर सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने देखी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड, कस्टमर से रिव्यूज लेने शुरू करे। बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया अपने रिसोर्सेस को कि कस्टमर से रिव्यूज लिए जाए और क्या दिक्कत हो रही है कस्टमर को। तो उनको पता चला कस्टमर रिव्यू के अंदर कि उनके प्रोडक्ट प्रीमियम फील तो दे रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, 2 महीने के अंदर ही उनका प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है, और इस वजह से एक आम आदमी काफी डिससैटिस्फाइड है उनके प्रोडक्ट के लिए। तो फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस जो था अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने पर लगा लिया। देखो अगर आपका बिजनेस के अंदर भी आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर रहा है या उतना ज्यादा क्वालिटी का नहीं है, तो आप भी हरिकिशन अग्रवाल जी से सीख सकते हो कि कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाया जाए, उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। तो हरिकिशन अग्रवाल जी ने क्या किया, हरिकिशन अग्रवाल जी ने अपनी बिजनेस प्रोसेस को देखा। सबसे पहले देखा कि उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी आउटडेटेड थी, जिस वजह से उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारा, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दी और नई टेक्नोलॉजी लेके आए। नई टेक्नोलॉजी लाने के बाद उन्होंने दूसरा आइडेंटिफाई किया कि वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे वो रॉ मटेरियल उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं था। इस वजह से उन्होंने एक नया वेंडर ढूंढा जो प्रीमियम क्वालिटी रॉ मटेरियल दे, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होता है उतना अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बनता है। और तीसरी दिक्कत ये थी कि उनके पास अनस्किल्ड लोग बहुत ज्यादा हो गए थे, तो अनस्किल्ड लोगों को उन्होंने स्किल देना शुरू किया और इसके साथ साथ नए लोग जो जुड़ रहे थे वो स्किल्ड लेबर ही जुड़ रही थी। इस वजह से उनकी ओवरऑल लेबर फोर्स काफी स्किल्ड हो गई थी और अब वो अल्टीमेटली एक फिनिश प्रोडक्ट बना पाए जो बहुत ज्यादा अच्छा था और अफोर्डेबल भी था। मतलब वो जो उनका मास्टर प्रोडक्ट था उन्होंने क्रैक कर लिया था। और फिर उन्होंने एक और चीज आइडेंटिफाई की कि अब लोग धीरे धीरे न्यूज़पेपर और रेडियो से आगे बढ़ रहे हैं, टीवी की ओर बढ़ रहे हैं। तो तब उन्होंने टीवी पर मैसिव कैंपेनिंग किया और ब्रांड एम्बेसडर को लिया नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर लेने के बाद इनका सेल्स स्काई रॉकेट हो गया, दिन ब दिन सेल्स बढ़ने लग गया, एक लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट हो गया, लोगों ने ट्रस्ट करना फिर से शुरू किया एक्शन ब्रांड को। लेकिन फिर आता है दौर 1991 का, जब हिंदुस्तान ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, यानी अब इंडियन मार्केट के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आने वाले थे। और ये इंटरनेशनल ब्रांड्स आते ही काफी छोटे छोटे जो ब्रांड्स थे ये मार्केट से गायब हो गए, लेकिन एक्शन टिका रहा। एक्शन ने अपना ज्यादा मार्केट शेयर लूज नहीं किया, लेकिन अब एक्शन के लिए दिक्कतें बढ़ते जा रही थी, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी, क्योंकि मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा था। जो आम आदमी था इंडिया का वो इंटरनेशनल ब्रांड की ओर खींचा जा रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड जब आए तब उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया प्रोडक्ट इनोवेशन पर, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया और इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए गए। फिर उन्होंने दूसरा फोकस किया प्रीमियम क्वालिटी पर, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जिसके मुकाबले एक्शन के जो शूज थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस वजह से लोग शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे, मतलब जो प्रीमियम कस्टमर्स थे वो शिफ्ट करना डेफिनेटली शुरू कर दिए थे। और तीसरा था कि उन्होंने एग्रेसिवली मार्केटिंग किया, इतने बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया इन बड़े ब्रांड्स ने, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, और भी कई भी बड़े ब्रांड्स अचानक से मार्केट के अंदर आ गए और मार्केट पूरी तरीके से हिल गया। इस वजह से एक्शन जो ग्रोथ फेज में था अब डिक्लाइन फेज के अंदर आना शुरू कर गया था और हरिकिशन अग्रवाल जी की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। लेकिन हरिकिशन अग्रवाल जी ने हार नहीं मानी, तो हरिकिशन अग्रवाल जी ने फिर से मार्केट को रिसर्च करना शुरू किया और देखा कि अब गैप कहाँ है। तो अब उन्होंने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। वो जमाने में स्कूल यूनिफॉर्म्स जो थे वहां कोई फोकस नहीं कर रहा था, स्कूल यूनिफॉर्म्स कंपलसरी हो गए थे और स्कूल यूनिफॉर्म्स का पार्ट था शूज, और वो शूज कोई भी नहीं बना रहा था इंडिया के अंदर। तो हरिकिशन अग्रवाल जी ने वहां मार्केट में गैप देखा और अब उन्होंने एक्शन के जूते ऐसे लॉन्च किए जो हर स्कूल के अंदर कंपलसरी थे। यानी एक जमाना ऐसा आ गया था कि स्कूल शूज कंपलसरी एक्शन के ही होने चाहिए, इतना डोमिनेट किया था एक्शन ने वो मार्केट के अंदर। इस वजह से एक्शन को 2 बेनिफिट हुए, एक तो उनका जो सेल्स घट रहा था वो अब बढ़ने लग गया, और दूसरा ये था कि वो हर घर के अंदर पहुंचने लग गया। और एक्शन के शूज जब प्रीमियम प्रोडक्ट देते एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर, तब लोगों के अंदर ब्रांड लॉयल्टी बढ़ गई और तब उन्होंने अपना दूसरा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जहां उन्होंने काफी इमोशनल एड्स बनाई, जहां उनके ब्रांड लॉयल्टी बरकरार रहे, लोग हमेशा उनसे इंटैक्ट रहे। तो इस तरीके से उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और अर्ली 2000s तक वो काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन फिर आता है साल 2004, जहां इंटरनेशनल मार्केट्स अब समझ चुके थे कि इंडियन मार्केट को क्या क्या चाहिए, इंडियन कंज्यूमर्स को क्या क्या चाहिए, और उन्होंने फिर एक बार इन्वेस्ट किया हैवी मार्केटिंग के अंदर। उन्होंने नए नए स्लोगन्स लाए, नई एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलाई और फोकस किया यूथ पर। जो यूथ कैंपस के जूते पहनकर काफी सेटिस्फाइड था, अब वही यूथ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स ने फोकस किया और लॉन्च किए स्पोर्ट्स शूज और फिटनेस के लिए शूज, जो तब बहुत ज्यादा हिट हो गया था। और इतना ज्यादा हिट हो गया था कि एक्शन के जो मार्केट शेयर था बहुत फास्टली गिरने लग गया था और एक्शन का जो बिजनेस था
वो बहुत जल्दी डिक्लाइन फेज के अंदर फिर एक बार आ गया था। फिर से हरिकिशन अग्रवाल जी प्रॉब्लम के अंदर आ गए थे, लेकिन अब उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों इंडियन लोग एक फॉरेन ब्रांड को ज्यादा अच्छा देखते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं भी एक फॉरेन नाम से ब्रांड लॉन्च करता हूं, और 2006 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया कैंपस ब्रांड को। और कैंपस ब्रांड जैसे ही लॉन्च किया, तब उन्होंने लॉन्च करते टाइम गैप देखा कि जो प्रीमियम ब्रांड्स थी या जो बड़े ब्रांड्स थे वो फिर एक बार महंगे जूते बेच रहे थे, सस्ते जूते कोई नहीं बेच रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ही डिजाइन्स कॉपी करी, उनके जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाए और अफोर्डेबल रेंज के अंदर बनाया। मतलब इतना अफोर्डेबल था कि अगर प्रीमियम ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो 5 से 10 हजार का था, तो इनका प्रोडक्ट बस 700 से 1000 रुपए का था। तो इंडियन मिडिल क्लास और लोअर इनकम लोगों के लिए तो कैंपस फिर एक बार एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया। कैंपस ने फिर अपना ब्रांड इमेज काफी सुधारा, और 2015 के अंदर यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने राइजिंग स्टार वरुण धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ये मूव भी इनके बिजनेस के लिए काफी सक्सेसफुल था, और वहां से उनका बिजनेस सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और फिर आया जमाना ई कॉमर्स बिजनेस का। तो ई कॉमर्स गेम को कैंपस ने बहुत अच्छे से खेला, और हर कोई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैंपस अवेलेबल था, और इस वजह से कैंपस का सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और आज ई कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट करता है कैंपस। और हरिकिशन अग्रवाल जी के ब्रिलियंट बिजनेस एक्यूमेन की वजह से कैंपस ब्रांड आज इंडिया का फुटवेयर लीडर है और 12,000 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। तो हरिकिशन अग्रवाल जी से आप भी बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। सबसे पहले आप आपके कस्टमर रिव्यूज लेते रहिए। दूसरा, आपने आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर रिटेंशन रेशियो जरूर देखना है, कितने लोग आपके पास रिपीट आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक बिजनेस के लिए। और तीसरा, जैसे जैसे मार्केट बदल रहा था, हरिकिशन अग्रवाल जी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बदल रहे थे, नए नए मार्केट्स पर फोकस कर रहे थे, और नए मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। तो आपको भी यही करना है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप भी नए मार्केट ढूंढिए, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, और आपके बिजनेस को बड़ा बनाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हरिकिशन अग्रवाल जी की लाइफ से काफी इंस्पिरेशन मिला होगा, और इतनी डिटेल बिजनेस केस स्टडी आपको और कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली। इसलिए ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सीए अर्पल पहाड़े को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कहीं इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस केस स्टडीज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम बात करेंगे एक और नए बिजनेस की, और उसकी इन डेप्थ केस स्टडीज और एनालिसिस की, और कैसे वो बिजनेस की केस स्टडी और एनालिसिस आप आपके बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हो और आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।